ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट, हरित गृह गैसें एवं उनका प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, मानव निर्मित क्रियाविधियों से वातावरण जो है दिन प्रतिदिन वैसेला होता जा रहा है और बहुत सी हानिकारक गैसें वातावरण में औद्योगिक कल कारखानों से लगातार छोड़ी जा रही हैं। इन गैसों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और इस प्रदूषण का असर मानव के साथ पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीव जंतुओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। चूंकि इन प्रदूषित गैसों में से बहुत सी गैस ऐसी हैं जो एक आवरण के रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। चूंकि सूर्य से प्रकाश की किरणें विकिरणों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो पृथ्वी तक पहुंचने के बाद जब ये पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो ये जो प्रदूषित गैसें हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें वापस इनको वायुमंडल में जाने से रोक देती हैं। इस तरह से विकिरण पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती है और यहाँ का जो वातावरण है उसको गर्म कर देती है। इस कारण से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस तापमान की वजह से जो है बहुत से प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जो ध्रुवों या जो पहाड़ों की चोटियों पे जो बर्फ़ जमी है वो लगातार जो है मेल्ट होती जा रही है और इसका एक ऐसा सीधा प्रभाव जो है ये देखने को सामने आ रहा है कि सी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बहुत से अन्य प्रभाव भी हम जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं और ये किस तरह से जो है मानव जीवन को या जो पृथ्वी पर जो जीव जात है, फौना है, उसके साथ जो अन्य प्राकृतिक संसाधन है या प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको ये किस तरह से एक तरह से डावाडोल कर रही है या उसको अव्यवस्थित कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरित गृह गैसें। पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाली वे गैसें जो सूर्य की गर्मी को वातावरण में रोककर एक तरह से धरती की सतह को गर्म करती हैं, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊष्मा विकिरणों को धरती से वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती हैं, जिससे धरती की सतह जो है गर्म बनी रहती है। तो इन गैसों को हरित गृह गैसें कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो है सूर्य से विकिरणें धरती पर या पृथ्वी पर पहुंचती हैं और ये जो विकिरणें जब पहुंचती हैं तो वो गैसों का वायुमंडल जो गैसें जो है उनका आवरण जो है उसको भेदती हुई ये पृथ्वी पर पहुंचती हैं। वो इसलिए पहुंचती हैं क्योंकि हो सकता है उस विकिरणें जो है वातावरण जो है उसको भेद नहीं पाती हो, लेकिन अधिकांश जो है तीव्रता अधिक होने के कारण ये पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। लेकिन पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद वापस जो है वायुमंडल में जाती हैं तो उनकी जो है इंटेंसिटी, तीव्रता जो है कम हो जाती है। इस कारण से जो है वायुमंडल का जो गैसीय आवरण है उनको पुनः जो है परावर्तित कर वापस धरती पर एक तरह से ये वापस आ जाती हैं और ये पृथ्वी की सतह को या जो धरती है इसकी सतह को गर्म बनाए रखती हैं। तो ये गैसें हरित गृह गैसें कहलाती हैं। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि जो गैसें हैं ये प्रमुखता से हरित गृह गैसें के रूप में जानी जाती हैं। तो ये सभी गैस जो है हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। हरित गृह प्रभाव एक तरह से ये जो वायुमंडल का जो तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है उसको एक तरह से बढ़ा देती हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का है। तो जो हरित गृह की जो प्रमुख गैसें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की।
जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मानी जाती है और ऐसा माना गया है कि लगभग 350 ppm से भी अधिक जो है CO2 वायुमंडल में विद्यमान है। ये आंकड़ा पुराना है, हालांकि वर्तमान में जो आंकड़ा है वो करीब 400 से भी ज़्यादा ppm का है। इससे पहले 1980 में जो 280-290 के आसपास ppm था CO2 का, और ये बढ़ते बढ़ते 1988 में 350 ppm तक पहुंच गया और 2019 में जो है ये करीब 400 ppm, 400 से भी थोड़ा ज़्यादा ही था, 400 पॉइंट कुछ ppm जो है दर्ज किया गया। और ऐसा माना जा रहा है कि लगातार CO2 की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती रही तो 2050 के आसपास जो है ये 500 से भी ज़्यादा ppm तक हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण गैस है वो है मीथेन, और ये जो मीथेन है ये भी महत्वपूर्ण एक तरह से हरित गृह गैस है। वायुमंडल में इसका जो उत्सर्जन है वो कई क्रियाओं और विभिन्न स्रोतों से जो है यानी वायुमंडल में ये कहाँ से आती है, इसके कई सोर्स हैं। तो जो मुख्यतः जो है कार्बनिक पदार्थों की जो ऑक्सीजन जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वो बिना ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनके सड़ने से, उनके जलने से, या दलदली जो क्षेत्र हैं, जलमग्न की जो धान है के जो खेत हैं और जहाँ दीमक है या जो पशु जो जुगाली करते हैं उनके मुंह से जो है ये निकलती है। यानी मीथेन जो है वो कहाँ बनती है, जहाँ जो है ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित है। यानी मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने से, कार्बनिक पदार्थ हैं लेकिन एक तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनमें या जो उनका डिके होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उस दौरान जो है मीथेन बनेगी। इसके अलावा ये जो कार्बनिक पदार्थ इनको जला जाता है या ये जो दलदली क्षेत्र के अंदर जो है धीरे धीरे जो है ये गलते हैं, ये इनका डिके होता है तो वहाँ भी मीथेन बनती है। इसके अलावा जो धान की फसल जो है पानी में होती है और फसल के बाद में जो उसके अवशेष जो है वो वहीं जल में ही रह जाते हैं और धीरे धीरे जो है उनके सड़ने से, गलने से जो है वहाँ मीथेन जो है निकलती है उनसे। इसके अलावा जो दीमक है और जो पशु जो है जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से भी जो है मीथेन निकलती है। हालांकि वो मात्रा अत्यल्प होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा ही लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये जो मीथेन है इन सोर्स से जो है लगातार वायुमंडल में मिलती जा रही है और इसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये जो है जैसे जिस तरह से CO2 जो है वह तापमान जो है पृथ्वी का बढ़ा रही है, उसी तरह से मीथेन भी लगातार तापमान बढ़ा रही है। और ऐसा माना गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी लगभग 35-36 गुना ज़्यादा जो है ऊष्मायन जो है यानी टेम्परेचर जो है बढ़ा देती है। संपूर्ण गैस हाउस जो गैसें हैं उसमें मीथेन गैस है उसका योगदान लगभग 20% माना गया है। यानी ये गैस है भले ही अल्प मात्रा में इसका सिक्रेशन हो रहा हो लेकिन इसका प्रभाव है ज़्यादा है। अब बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इंफ्रारेड प्रकाश किरणों को अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म करती है। यानी ये गैस क्या करती है, जो प्रकाश की जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण कर लेती है और उस कारण से जो है वातावरण में तरह से टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है। ये गैस मुख्यतः भूमि में नाइट्रोजनीय कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों और उर्वरकों के नाइट्रिफिकेशन के दौरान बनती है और वायुमंडल में लगातार ये निकलती रहती है या फैलती रहती है। धान के जो जलमग्न खेतों के सूखने और पुनः जो है भरने सूखने से जो है अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्साइड में जो है एक परिवर्तन होना जो है आम प्रक्रिया है, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन जो है इस नाम से जाना जाता है। जमीन से जब नाइट्रोजन का उत्सर्जन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में होता है तो इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, जो मुख्यतः सूखे धान के खेतों में पानी भरने के दौरान निकलती है। इन गैस की सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम होती है, परंतु इसकी गर्माहट क्षमता यानी जो ऊष्मायन है
वो कैपेसिटी मीथेन से भी ज़्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन से ज़्यादा और मीथेन की जो है नाइट्रस ऑक्साइड की मीथेन से भी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका योगदान लगभग 5% है। इसके अलावा अगली गैस है ओजोन। ओजोन वाहनों द्वारा निकले नाइट्रस ऑक्साइड गैस के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। ये गैस भी वायुमंडलीय उष्मायन यानी वायुमंडल का जो तापमान है उसको बढ़ाने में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। और इस गैस का योगदान लगभग ग्रीन हाउस गैस जो है उनमें 9% माना गया है। इसकी उष्मायन क्षमता यानी जो टेम्परेचर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड से करीब 430 गुना ज़्यादा है, यानी ये प्रमुख तरह से टेम्परेचर बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा CFC जो है इसको भी एक तरह से उष्मायन गैस के रूप में सम्मिलित किया गया है। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के परमाणुओं के संयोग से बना क्लोरोफ्लोरोकार्बन और धरती का तापमान बढ़ाने में इसका जो है लगभग 20% योगदान होता है। यानी CFC जो है ये भी जो है जो पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ाने में महत्वपूर्ण गैस है। तो अभी हमने इन प्रमुख गैसों की बात की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमने बात की जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है, CFC है। ये गैसें जो है ये महत्वपूर्ण जो है गैसें जो लगातार वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरित गृह प्रभाव जो है उसका प्रभाव क्या है। जो हरित गृह गैस हैं उनका क्या प्रभाव है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है। तो हमने जान लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि जो वातावरण की कुछ गैसें जो है वायुमंडल का टेम्परेचर लगातार बढ़ा रही हैं और इसका जो प्रभाव है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव जात पर और जो प्राकृतिक जो यहाँ के संसाधन है उन पर पड़ रहा है। और वो प्राकृतिक संसाधन भी मानव जीवन को या जो जीव जात है उनको लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके इफेक्ट्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो थ्योरी है, जो मत है, सिद्धांत है, वो सर्वप्रथम जो है स्वीडिश रसायन वैज्ञानिक स्वांते अरिथमियस ने 1893 में दिया था। ये स्वांते अरिथमियस जो है स्वीडिश केमिस्ट थे और उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके बारे में एक रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जो जीवाश्म जो ईंधन है उनके जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो है लगातार अगर बढ़ती रही तो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे जो है ये रिसर्च जो है और जगह भी हुई और ये प्रूव हो गया कि जो है वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो लगातार धीमी गति से भले लेकिन लगातार बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने से जो है सी लेवल भी बढ़ रहा है और जो पहाड़ियों पर जो बर्फ़ जमी है, ध्रुवों पर जो बर्फ़ जमी है वो भी लगातार पिघल रही है। तो कहीं ऐसा न हो कि समुद्री जो पानी है जो वापस जो है पृथ्वी का जो शेष हिस्सा बचा उस पर भी आ जाए, उसको भी घेर ले। तो यहाँ का जो जीव जात है उसके लिए एक तरह से मुश्किल पैदा हो जाएगी। इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो ये जो है यहाँ के जीवन के लिए भी ऐसे नहीं होगा और जो है बहुत से जीवों के लिए जो है मृत्यु का कारण भी बनेगा, उनकी डेथ का कारण भी बनेगा। तो स्वांते अरिथमियस की जो रिसर्च है उसी को एक तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव जो हरित गृह प्रभाव है उसके रूप में जाना जाता है। उसका मतलब ये था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ना जो कुछ केसें और भी हैं जो लगातार वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही हैं और उसके नेगेटिव जो है ऋणात्मक या हानिकारक प्रभाव जो है जीव जात पर या पृथ्वी पर देखने को मिल रहे हैं। तो सुख सुविधा भोगने के लालच में मनुष्य जो है लगातार अपने क्रियाकलाप से नए नए पदार्थ पृथ्वी में प्रकृति में मुक्त करता रहता है और ये प्रकृति को लगातार जो है क्षत विक्षत कर रहा है। एक तरह से वर्तमान स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई कि मनुष्य के कई क्रियाकलाप जो हैं उसके खुद के लिए अस्तित्व के लिए एक तरह से खतरा बन गए हैं। यानी मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए जो है
इस तरह के उन्होंने उपकरण बना लिए हैं, जैसे फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, AC वगैरह जो हैं। तो इनसे जो है हानिकारक गैसें निकल रही हैं लगातार, और ये वायुमंडल में जा रही है। वायुमंडल में जाने से ये क्या है कि वायुमंडल में जो है एक तरह से जो बैलेंस है वायु का वायुमंडल में, उसको एक तरह से बिगाड़ रही हैं। और जो हानिकारक जो विकिरणें हैं सूर्य से आ रही हैं पृथ्वी पर, वापस टकरा के वापस जो वायुमंडल में जा रही हैं, तो जो ऊष्मा पैदा करने वाली जो विकिरण ऊष्मा जिसको कहेंगे, वो उनको वायुमंडल में जाने से रोक देती हैं, और पुनः जो है वो वायुमंडल में ही फैल कर एक तरह से गर्मी उत्पन्न कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, और ये लगातार बढ़ा रही हैं। और ये जो गैसें जो हैं ये मानव के क्रियाकलापों के कारण इनकी जो मात्रा है लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती हुई मात्रा न केवल पृथ्वी के जीवजात के लिए खतरा है, बल्कि स्वयं मनुष्य के लिए भी खतरा बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। और ये स्पष्ट भी हो गया है, माना ही नहीं जा रहा, ये स्पष्ट भी हो गया है, क्योंकि लगातार जो है वैज्ञानिक इस बात पे अध्ययन कर रहे हैं कि जैसे 1970 में टेम्परेचर क्या था, 80 में क्या था, 90 में क्या था, 2010 में क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है। इस तरह से जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका इफेक्ट भी सामने आ रहा है कि जो ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर थे वो कितने एरिया में फैले हुए थे, अब उनकी जो है कितने एरिया में वो रह गए हैं बाकी। इसी तरह से जो हिमालयन क्षेत्र या इस तरह से दूसरी जो चोटियाँ हैं जहाँ पर भी बर्फ़ जमी है वो भी जो है लगातार पिघल रही है। तो वो उसका जो है प्रभाव देखने को सामने आ रहा है कि लगातार जो है सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, जो प्रदूषित गैसें एक तरह से, वो वायुमंडल में मुक्त की जा रही हैं मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण। वो लगातार उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और उसका ऋणात्मक प्रभाव या हानिकारक प्रभाव जो है पृथ्वी के जीवजात पर देखने में आ रहा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये हमने समझा कि ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो ईंधनों के जलने से जो CO2 है वो लगातार बढ़ रही है वातावरण में, तो उसका प्रभाव है वो देख रहे थे। उन्होंने ये पाया कि ऐसी ही कुछ अन्य गैसें या ये गैस जो है लगातार बढ़ती रही तो टेम्परेचर एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका ऋणात्मक प्रभाव आएगा। तो ग्रीन हाउस नाम क्यों पड़ा? ग्रीन हाउस से जो है कांच के आवरण वाला एक घर होता है, और सर्दियों के दिनों में जो है पौधों को ठंड से बचाने के लिए इन घरों का सहारा लिया जाता है। हजारों करोड़ों सालों से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जो है जीवन पनपा, ऐसा माना गया है। जब किसी कांच के बने ग्रीन हाउस में सूर्य की विकिरणें प्रवेश करती हैं और उसे गर्म कर देती हैं, तो उसकी दीवारें इस गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, उसे ठंडी हवा में जाने से रोकती हैं। परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ग्रीन हाउस हमारे ग्रह को अंतरिक्ष के बहुत से ठंडे तापमान की अपेक्षा गर्म रखता है। ग्रीन हाउस गैसों की सूर्य की गर्मी की पकड़ने की क्षमता के कारण, यानी ग्रीन हाउस गैसों की सूर्य की गर्मी की पकड़ने की क्षमता के कारण यही गर्मी नीचे के वायुमंडल में काफ़ी समय तक बनी रहती है, और जिससे पृथ्वी, वनस्पति, नदियाँ, झील, समुद्रों आदि में जो है पानी जो है वाष्प में चेंज होता रहता है, यानी उसकी जो है वाष्पीकरण होता रहता है, वाष्पीकरण की रेट बढ़ जाती है। गर्मी होगी तो जो है पानी का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। यही वाष्प वायुमंडल की ठंडी ऊंचाइयों को से उठती है, यही वाष्प वायुमंडल की ठंड से ऊंचाइयों में उठती है, और इससे बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है। ये नेचुरल प्रक्रिया हम हज़ारों साल से देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं। और इस मामूली सी वृद्धि से ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ है उसके पिघलने की जो रेट है वो भी कुछ ज़्यादा आई है, मतलब तेज़ हुई है। और इस कारण से, यानी जो ग्लेशियर है या जो पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी है, तो वहाँ से बर्फ़ पिघलने से
जो सी लेवल है वो भी ऐसा माना गया है कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक वो ऊंचा उठ गया है, वो उसका लेवल जो है बढ़ गया है। अगर ये तापमान इस तरह से बढ़ता रहा तो हर 10 साल में तापमान में लगभग 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी और इसके फलस्वरूप जो है सागरों में लगभग 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी, लगातार ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते तापमान जो है लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा। तो पृथ्वी की जलवायु में ऐसे दीर्घकालिक परिवर्तन आ जाएंगे कि पृथ्वी के जो है उसको पुराने स्वरूप में लाना मनुष्य के लिए एक तरह से एक समस्या होगी, उसके बस में नहीं रहेगा, बस उसके एरिया से या उसके दायरे से बाहर हो जाएगा, उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर जलवायु परिवर्तन, कहीं समुद्री बाढ़ आ जाएगी, कहीं तूफान आएंगे, कहीं सूखा हो जाएगा। इस तरह से महामारी, एक इस तरह से विनाश जो है, विनाशकारी जो घटनाएं हैं वो सामने आ सकती हैं। तो वायुमंडल, महासागर और जीव जगत में है कार्बन डाइऑक्साइड विशाल भंडार के रूप में जो है उपस्थित है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और इनके बीच में गैसों का जो प्राकृतिक तौर का जो आदान प्रदान भी चलता रहता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे CO2 जो हम ये कह रहे हैं कि लगातार वायुमंडल बढ़ रही है, लेकिन जो प्लांटेशन है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस द्वारा CO2 को यूज़ भी कर रहे हैं। इस कारण से जो बैलेंस है इनमें बना रहता है। ऐसा माना गया कि लगभग हर साल जो है 110 अरब टन CO2 है पृथ्वी पर होने वाली जैविक क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में पहुँचती है ना। और इसका जो बहुत बड़ा भाग है पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा काम में ले लिया जाता है। इस तरह से महासागर जो है, महासागर भी जो है वायुमंडल के लिए, वायुमंडलीय जो CO2 है उसका कुछ भाग जो है वो सोख लेते हैं और कुछ भाग जो है वापस ही वायुमंडल में चला जाता है। तो वहाँ से भी ये आदान प्रदान करने का मतलब है वो CO2 है एक साइकिल के रूप में वायुमंडल में चलती रहती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र प्राकृतिक तौर पर चलता रहता है, लेकिन मनुष्य की हरकतों के कारण, मनुष्य के अपने स्वार्थ के कारण वायुमंडल का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। जो गैसें हैं वो एक निश्चित मात्रा में थी, उनका जो निश्चित अनुपात था वो जीवों के लिए हानिकारक नहीं था, लेकिन किसी गैस का अगर बढ़ गया तो दूसरी गैस कम हो जाएगी, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से ये एक तरह से हानिकारक प्रभाव उनका सामने आ रहा है, देख रहे हैं। तो गैसों का जमाव जो है तेजी से एक तरह से बढ़ता जा रहा है। कौन सी गैसों का? हानिकारक गैसों का। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बहुत सी जैसे दूसरी गैसें हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्पन, इनके बारे में हमने पहले बात की थी। ये जो गैसें हैं ये भी लगातार जो है एक तरह से वायुमंडल में जो है बढ़ती जा रही हैं और इनका एक तरह से वायुमंडल का जो बैलेंस है कह सकते हैं उसको असंतुलित कर रही हैं। जो मात्रा है वायु की उसको तो है एक तरह से असंतुलित कर रही है। तो इससे वायुमंडल में सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक तरह से मान रहे हैं कि वो जो है वायुमंडल में फैल रही है और इसी कारण से है जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। यानी CO2 के कारण जो है वायुमंडल का तापमान जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है प्रत्येक देश में और संयुक्त राष्ट्र संघ है, सभी चिंतित हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और वो अलग अलग सुझाव भी समय समय पर दे रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार उद्योगों, मोटर वाहनों, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा के इंतजाम के लिए जलाए गए कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधनों, इन सभी से लगभग 5.7 अरब टन CO2 जो है वायुमंडल लगातार पहुंच रही है। तो चूँकि हम भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ग्रामीण आबादी ज़्यादा है और आज भी वो जो है चूल्हे चलाने के लिए उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो ये जो लकड़ी हैं, जंगल हैं, इन्हीं से वो काम में लेते हैं और इनसे जो CO2 है लगातार वायुमंडल में मुक्त होती रहती है। इसके अलावा जो ईंट भट्टे हैं उनसे भी CO2 लगातार वायुमंडल में निकल रही है। बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे भी वायुमंडल में जो है CO2 बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे जहाँ पर कृषि क्षेत्र है तो कृषि के बाद में जो उसका जो चारा बच जाता है, जो तूड़ी भूसा जिसको बोलते हैं, वो भी जो है एक तरह से किसानों के लिए समस्या होती है। तो किसान उसको जला देते हैं। उसको जलाने से भी जो है
कार्बन डाइऑक्साइड लगातार वायुमंडल में मुक्त हो रही है। तो एक बड़ी समस्या है, एक फोग सा बन रहा है। जैसे दिल्ली एरिया में जैसे हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट, इनको जो है दखल देना पड़ा और वो जो है लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनको किस तरह से डंप किया जाए, इस कचरे को किस तरह से उनको जलाया जाए, एक साथ में जला के किस तरह से तरीका वो बता रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से कुछ चिमनी लगाई जाए ताकि वो जो है इसको ऑब्जॉर्व कर ले, वो वायुमंडल में फैल सके। तो कहने का मतलब है कि जो CO2 है वो लगातार वायुमंडल में फैल रही है। उसके कई कारण हैं, मानव निर्मित कारण भी हैं और मानव निर्मित ही हैं लगभग सारे कारण। लेकिन कुछ जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उसमें घरेलू आवश्यकताओं के लिए, जैसे लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए, तो ये तो सदियों से चला रहा है। इससे वायुमंडल पर जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितनी CO2 वायुमंडल में मुक्त हो रही है उतनी ही प्लांट्स द्वारा जो है यूज कर ली जा रही है। लेकिन अब जो है आजकल इन दिनों देख रहे हैं कि लार्ज लेवल पर जो बड़े उद्योग जो है, औद्योगिकरण हो रहा है और औद्योगिकरण से जो है CO2 उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। जितने पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधों की कटाई भी हो रही है, कुछ आग लग जाती है, जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और कुछ जगह कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। तो कहने का मतलब है जंगल जो है, पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं और ये जो CO2 है उसकी मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है। तो इस कारण से जो है जो वायुमंडल में जो है गैसीय असंतुलन लगातार बिगड़ रहा है। खेतों में भी नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से या नाइट्रोजन के जलने से या अन्य स्रोत के कारण जो नायलॉन उद्योग द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड छोड़े जाने के कारण लगभग हर साल जो है इसकी रेट जो है बढ़ रही है। इसी से मुझे मान लो ये मानते हैं कि अगर लगातार इसी तरह से बढ़ती रही तो ये जल्दी ही मनुष्य के लिए इसका जो है ऋणात्मक प्रभाव या हानिकारक प्रभाव जो है सामने आने लगेंगे। अभी भी शुरू हो गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और भी जो है खतरनाक प्रभाव सामने आ सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसके बारे में भी बात करें तो ये जो गैस है ये मनुष्य द्वारा एक तरह से ईजाद की गई है, मनुष्य द्वारा पैदा की गई है और ये प्रकृति में जो है इसकी मात्रा नहीं पाई जाती। लेकिन एयर कंडीशन जो है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें जो है कूलेंट के रूप में या प्रोपेलेंट के रूप में जो है इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों की इकाइयाँ हैं उनकी मान लो सफाई करते हैं या आग बुझाने के जो संयंत्र हैं, तो इस तरह की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आई है उनसे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस जो है वातावरण में लगातार बढ़ रही है। और ये भी अपन ने अभी पहले चर्चा की थी कि इनसे जो है टेम्परेचर है लगातार बढ़ रहा है। मीथेन के बारे में बात की, मीथेन जो है धान के खेतों में जो वहाँ धान जो है सड़ जाता है उससे उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो गाय भैंस ऊँट जो बकरी भेड़ ये जो जुगाली करते हैं तो ये भी थोड़ी बहुत मीथेन छोड़ देते हैं, या दीमक जो है वो भी मीथेन जो है छोड़ती है। तो ये मीथेन गैस भी लगातार वायुमंडल में बढ़ रही है और इसके कारण भी जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो समतापमंडल की ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों को सोखकर धरती के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। लेकिन निचले स्तर में, निचला स्तर कौन सा, वायुमंडल, तो निचले वायुमंडल में इसका प्रभाव गर्मी बढ़ने का काम करता है, गर्मी को जो है बढ़ाने का काम करता है। तो ये गैसें प्राकृतिक तौर पर निचले वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहती हैं, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, मीथेन, हाइड्रोकार्बन और अन्य कार्बन यौगिकों के आपसी क्रिया से ये गैस जो है लगातार बनती हैं और ये पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ा रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में कई दशकों और इसको यूँ भी कह सकते हैं कई शताब्दियों तक ये रह सकती हैं, क्योंकि जो एक बार इम्बेलेंस हो गई तो उसको बैलेंस अवस्था में आने में बहुत टाइम लगता है। तो कई सदियों तक ये जो है वायुमंडल में रह सकती हैं और इस कारण से जो है सदियों तक या सैकड़ों वर्षों तक जो है जलवायु परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन में हम देखते हैं कि अचानक तेज बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गए, इस तरह से प्राकृतिक घटनाएं, समुद्र से भी जो है जो लहरें हैं उसके आसपास का जो तटीय एरिया में जो बसे हुए महानगर हैं उनके लिए खतरा बन सकती हैं। तो इस तरह के जो है प्रभाव जो है आ सकते हैं। तो मनुष्य की जो चिंता है या जो साइंटिस्ट हैं उनकी चिंता है वो जायज़ है। तो
हमें जो है ये जो ग्रीन हाउस या इसको एक कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें उसका जो तापमान है उसको बढ़ाने वाली जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करना चाहिए। इस तरह के सरकारी प्रयास भी हों और जन जागरूकता अभियान भी इस तरह से चलाया जाए कि कम से कम प्रदूषण जो है हो, क्योंकि कितने व्हीकल चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि जो ईंट भट्ठे के कितने जो है कारखाने चल रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे चल रहे हैं और इन सब से जो है लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। इसके अलावा जो घरेलू जो ईंधन है वो एक अलग है। तो कहने का मतलब है कि CO2 के अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये जो गैसें हैं जो लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं। इनको अगर समय रहते अगर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में बड़े विध्वंस के रूप में परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। थैंक यू।